हेलो एवरीवन। करंट अफेयर्स की सीरीज़ में 5 मार्च पे हम पहुंच चुके हैं और आपका नोटिफिकेशन जो यूपीएससी का है जिसकी आपको काफ़ी दिनों से आप वेट कर रहे थे वो भी निकल चुका है। तो अपने फॉर्म्स को फिल कर लीजिएगा, टाइमली फिल कर लीजिएगा और सही तरीके से डबल चेक करके फिल कर लीजिएगा। द हिंदू और पीआईबी के जो करंट अफेयर्स हैं उसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं और इसको हम एमसीक्यू के थ्रू यहाँ पर डिस्कस करेंगे। दिस इज ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। माय नेम इज प्रिंस लूथरा, ऑल इंडिया रैंक 577 फ्रॉम यूपीएससी सीएससी 2014 बैच। आपका कोई भी डाउट होता है तो आप @prince_लूथरा पे मुझे टेलीग्राम कर सकते हैं। चलिए टॉपिक्स देख लेते हैं आज जो डिस्कस करने वाले हैं हम। तो यहाँ पे हमारा जो डिस्कशन होगा सीआरसीएल को लेकर रहने वाला है। वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन को लेकर भी एक क्वेश्चन है। सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में जानेंगे। राइट टू एजुकेशन को लेकर भी एक क्वेश्चन हमारा होगा। सीडब्ल्यूसी सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन को लेकर डिस्कशन होगा। इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल साइबर सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी 2020, इसको लेकर हमारा डिस्कशन होगा। एक एमसीक्यू फ्रीडम इन द वर्ल्ड 2021 रिपोर्ट को लेकर भी होगा। एंड फाइनली एक टाइगर रिजर्व को लेकर हम क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। चलिए, जो भी आपकी डिटेल्स होगी देयर इज अ फॉर्म इन द डिस्क्रिप्शन, वहाँ पे फिल कर दीजिएगा सो दैट आपको मोबाइल फ़ोन के ऊपर ही सारे वीडियोस का नोटिफिकेशन जो है वो मिल जाए। और चाहें तो आप एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको फ्री कोर्सेज मिल जाएंगे और पेड कोर्सेज भी अवेलेबल है वैसे यहाँ पर। और गूगल प्ले की जो एप्लीकेशन दूसरी है जिसका नाम नेटमोक है, वहाँ पर आपको रेगुलर बेसिस पे फ्री मटेरियल जो है वो प्रोवाइड किया जाता है। जल्दी से टारगेट सेट कर लें कितना स्कोर आज आप करने वाले हैं। आप जानते हैं कि जो कट ऑफ रखी गई है वो 6 मार्क्स की रखी गई है। यहाँ पे 6 या 6 से ज़्यादा एमसीक्यूज आपको करेक्ट करने टू बी इन द सेफ जोन। अदरवाइज वैसे कोशिश करिएगा कि आप एक्सीलेंट ब्रैकेट के अंदर फाइनली आ जाएं और फिर कंसिस्टेंट बेसिस पे यहीं परफॉर्म करें। लेसन 6 भी आता है, इवन देन इट इज एक्सेप्टेबल। नोट्स जो आपको बनाने हैं वो आपको सेकंड या थर्ड टाइम में बनाने हैं। फर्स्ट टाइम में नोट्स पे मत ध्यान दीजिएगा। जो एक्सप्लेनेशन मैं देता हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा और क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़िएगा। फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर आपका वही ध्यान होना चाहिए। सेकंड थर्ड टाइम में आप चाहें तो बना सकते हैं नोट्स को भी। और लेस देन 6 अगर आप स्कोर करते हैं तो रिवीजन जो है वो मस्ट हो जाती है। क्रैक यूपीसी एग्जाम इन 100 डेज की सीरीज जो है इसे आप एनरोल करा सकते हैं। खासतौर पे वर्किंग प्रोफेशनल्स जो कि दिन में 2 से 3 घंटे ही पढ़ाई कर सकते हैं। इवन रेस्ट ऑफ द पीपल दे कैन एनरोल अगर वो क्विक रिवीजन करना चाहते हैं। 100 दिनों के अंदर आपके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो इसके अंदर आपको करा दिए जाएंगे। और इसके अंदर राइट फ्रॉम हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी, करंट अफेयर्स, सारे एरियाज को कवर किया गया है। और उसके अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट एरियाज जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है उनको इसके अंदर जगह दी गई है। तो बेसिकली अगर आप 60 to 80 का स्कोर कर रहे हैं, अगर आप मॉक टेस्ट देते हैं और 60 से 80 का आपका स्कोर आ रहा है, तो इसको 110 to 115 जो है वो आप लेके जा सकते हैं अगर आप इस कोर्स को रिलीजियसली करते हैं। देखिए, सिर्फ सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब नहीं करना है, यू हैव टू वॉच ईच एंड एवरी वीडियो। जो इसके अंदर वीडियोस दिए गए हैं डेली बेसिस पे आपको करने भी हैं और साथ ही साथ जो इसके अंदर क्विजेस दे रखे हैं वो भी प्रैक्टिस करना जरूरी है ताकि आपको एग्जाम के अंदर जो आपका कट ऑफ से ऊपर का स्कोर है वो आप अचीव कर पाए। चलिए आज के पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन टॉक्स अबाउट CRCL, सेंट्रल रेवेन्यूज कंट्रोल लैब। तो इसको लेकर एक क्वेश्चन हमने रात को भी डिस्कस किया था, बट हियर समथिंग डिफरेंट इज आस्क्ड। तो यहाँ पे पूछा इसको लेकर बताएं कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, कौन सा कथन आपका यहाँ पर गलत है। ठीक है, पहली स्टेटमेंट कहती है रेवेन्यू लैब आर फैसिलिटेटिंग फास्टर क्लियरेंसेज एंड प्ले अ वाइटल रोल इन ट्रेड फैसिलिटेशन। तो फास्टर क्लियरेंस के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है और ट्रेड फैसिलिटेशन में भी ये अपना रोल प्ले करती है। इसका जो हेडक्वार्टर है या फिर ये कहाँ पे लोकेट करती है, न्यू दिल्ली में लोकेट करती है। सोचिए क्या आंसर हो सकता है, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए, CRCL के बारे में बात करें तो यस, न्यू दिल्ली के अंदर लोकेट करती है और ये आती है किसके अंदर, रात को बताया था CBIT, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इंडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम के अंदर ये आती है, जिसको अभी RCL के तौर पे रिकॉग्नाइज किया। तो CRCL बेसिकली RCL के तौर पे विच मींस रीजनल कस्टम लैब के तौर पे इसे रिकॉग्नाइज किया है ऑफ द वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन एशिया पैसिफिक रीजन के लिए। तो इसका जो एक ओहदा है वो यहाँ पर बढ़ा दिया गया। 1939 में इसे एस्टैब्लिश किया गया था, न्यू दिल्ली में लोकेट करती है, बिल्कुल ठीक हो जाता है। और इसका मेन काम यही है कि किस तरीके से फास्टर क्लियरेंसेस किया जा सकता है कस्टम्स के अंदर। आप देखते हैं काफ़ी सारी चीज़ों को यहाँ पे एक क्लियरेंस के थ्रू गुजरना पड़ता है, तो उसके अंदर कैसे एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस आ सकती है वो सारा काम इसके द्वारा किया जाता है। दोनों स्टेटमेंट्स ठीक है, लेकिन आपसे पूछा था इनकरेक्ट कौन सी है, तो इनकरेक्ट तो इनमें से कोई भी नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी विल बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि दोनों स्टेटमेंट्स आपके ठीक है, गलत इसमें से कोई भी नहीं है। CBIT के अंदर है, ध्यान रखिएगा, CBDT के अंदर नहीं है। वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन को लेकर हम सेकंड क्वेश्चन पूछने वाले हैं। यहां पूछा है कि बताएं इसको लेकर स्टेटमेंट कौन सी है, क्योंकि अभी पीछे हमने CRCL जो है
यही चीज़ पढ़ी उसके बारे में कि वो WCO दैट इज वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन की RCL बन गई है एशिया पैसिफिक रीजन के लिए, तो ओहदा जो है उसका बढ़ाया गया है वो भी WCA के साथ उसे एसोसिएट करके। बट व्हाट अबाउट WCO खुद क्या है, क्योंकि क्वेश्चन CRCL पे भी पूछा जा सकता है, न्यूज़ में थी वो, लेकिन उसके साथ साथ WCO भी न्यूज़ में थी। ये एक इंडिपेंडेंट इंटरगवर्नमेंटल बॉडी है, हो सकता है। सेकेंड, इट इज़ द ओनली इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन विद कॉम्पिटेंस इन कस्टम मैटर्स, जिसके पास कस्टम मैटर्स के अंदर कॉम्पिटेंस है, ये भी हो सकता है। हेडक्वार्टर इसका न्यूयॉर्क के अंदर है। आपको बताना है करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है, सोचिए फिर करते हैं डिस्कशन। चलिए, न्यूज़ आप जानते हैं CRCL को लेके न्यूज़ में थी, वो मैं आपको पिछले क्वेश्चन में ही बता चुका हूँ। अब बहुत बार ऐसा होता है कि हम ओनली देखते हैं तो सोचते हैं कि यार ओनली है तो स्टेटमेंट गलत ही होगी, बट मैंने आपको बताया कि वो बिल्कुल ठीक है। वो आपका जो बताने का तरीका है, जो आपने एक यहाँ पे निशानी बना के रखी है, एक कॉमन सेंस को यूज़ करने की बात है, वो बिल्कुल ठीक है। लेकिन एट द सेम टाइम मैंने आपको ये भी कहा कि नॉलेज जो है वो भी ज़रूरी है और कॉमन सेंस जो है वो भी आपकी यहाँ पर बहुत ज़रूरी हो जाती है। बिकॉज एज फ्यूचर ऑफिसर्स आपको ये चीज़ समझनी होगी कि हर ओनली वाली स्टेटमेंट जो है वो आपकी ऐसा नहीं है कि गलत ही होगी। और ये चीज़ मैंने आपको बताया भी कि 70 to 75% केसेस में येस इनकरेक्ट हो सकती है, लेकिन इन सर्टेन अरीनाज ये स्टेटमेंट करेक्ट भी होती है। और यहाँ पर वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन जो है अपने आप में अकेली ऐसी कस्टम मैटर्स के साथ डील करने वाली ऑर्गेनाइजेशन है, तो सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पर आपकी करेक्ट हो जाती है। क्या ये इंडिपेंडेंट इंटरगवर्नमेंटल बॉडी है? तो वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन WCO एस्टैब्लिश करी गई थी 1952 के अंदर एज कस्टम कॉपरेशन काउंसिल, तब इसे CCC कहा जाता था। इट इज एन इंडिपेंडेंट इंटरगवर्नमेंटल बॉडी हुज मिशन इज टू एनहेंस, क्या है इसका मिशन, मैंने अभी बताया था, एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस को इंक्रीज करना कस्टम एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। ठीक है, तो पहली जो स्टेटमेंट है वो भी आपकी करेक्ट हो जाती है, लेकिन जो तीसरी स्टेटमेंट है वो आपकी इनकरेक्ट है। व्हाई? बिकॉज द हेडक्वार्टर इज लोकेटेड इन ब्रसल्स बेल्जियम, ब्रसल्स बेल्जियम के अंदर इसका हेडक्वार्टर लोकेट करता है। देयरफॉर आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि पहली दो स्टेटमेंट्स आपकी करेक्ट है, तीसरी स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट हो जाती है। ध्यान रखिएगा WCO के बारे में ये चीजें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, जो कि थोड़ा सा ज्योग्राफी रिलेटेड कह सकते हैं। सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व को लेकर पूछा गया कि बताएं इसको लेकर करेक्ट स्टेटमेंट आपकी कौन सी है। तो यहाँ पे लोकेशन है पहले स्टेटमेंट के अंदर, तो इट इज सिचुएटेड इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ ओडिशा मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, तो ओडिशा के अंदर है, वो डिस्ट्रिक्ट का नाम भी बताया है। यूजुअली UPSC इतना डीप में नहीं जाता, कई बार चला भी जाता है, लेकिन रेयरली ऐसा देखा गया है। स्टेट ही पूछेंगे आपसे कि किस स्टेट के अंदर है, लेकिन मैंने आपको डिस्ट्रिक्ट भी बता दिया एक लेवल फर्दर प्रिपरेशन कराने के लिए कि क्या इसके अंदर आंसर होने वाला है। अगर उड़ीसा मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट नहीं भी है तो भी मैं आपको बताऊंगा कि करेक्ट आंसर इसका क्या है। ठीक है, सेकंड, इट इज अ पार्ट ऑफ सिमलीपाल कुलदिया हाथगढ़ एलिफेंट रिजर्व। तो यहाँ पे एक पर्टिकुलर एलिफेंट रिजर्व जो है उसका ये पार्ट है सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व, ये भी हो सकता है। सोचिए इसके बारे में, फिर करते हैं डिस्कशन। मैं न्यूज़ भी आपको बताने वाला हूँ। चलिए, तो रिसेंटली क्या हुआ है, सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व जो है उड़ीसा के अंदर फॉल करता है। यहाँ पे एक मैसिव फायर जो थी वो लग गई थी और इसी वजह से ये न्यूज़ में थी। द कोर एरिया ऑफ बायोस्फीयर वाज अनटच्ड बाय द फायर, तो कोर एरिया तक तो आग नहीं पहुंची, लेकिन इसके जो फ्रिंजेस में एरिया थे, आसपास के जो एरियाज थे, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डैमेज जो है बायोडाइवर्सिटी का वो देखने को मिला था। ठीक है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ सिमलीपाल कुलदिया हाथगढ़ एलिफेंट रिजर्व, पॉपुलरली नोन एज मयूरभंज एलिफेंट रिजर्व। तो ये स्टेटमेंट ठीक हो जाती है क्योंकि मयूरभंज एलिफेंट रिजर्व भी इसे कहा जाता है। सो यू कैन अंडरस्टैंड कि कहीं ना कहीं पहली स्टेटमेंट भी आपकी करेक्ट हो जाती है। यस, इट इज सिचुएटेड इन द कहाँ पे, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ ओडिशा मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट। जियोग्राफिकली इट लाइज ऑन द ईस्टर्न एंड ऑफ द ईस्टर्न घाट। ठीक है, तो पहली स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है लोकेशन वाइज, सेकंड स्टेटमेंट भी आपकी ठीक हो जाती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा लोकेशन इज इंपॉर्टेंट, किस रिजर्व के अंदर है, किस डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, ईस्टर्न घाट जो आपका है उससे इसका क्या रिलेशन है, ईस्टर्न साइड पे है उसके, ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। आंसर क्या होगा यहाँ पे? सी विल बी योर करेक्ट आंसर, क्योंकि दोनों स्टेटमेंट्स आपकी यहाँ पर करेक्ट हो जाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बात करता है विद रेफरेंस टू राइट टू एजुकेशन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, और आपको बताना है राइट टू एजुकेशन को लेकर कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, कौन सा कथन आपका सही है। ठीक है, सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा कि एजुकेशन जो है यहाँ पे दिया गया, एजुकेशन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ स्टेट इशू, तो ये एक स्टेट का सब्जेक्ट है जो एजुकेशन है। ठीक है, सेंटर का सब्जेक्ट नहीं है, इट मीन्स ये कहना चाह रहे हैं। द फर्स्ट ऑफिशियल डॉक्यूमेंट ऑन राइट टू एजुकेशन वाज द रामामूर्ति कमेटी रिपोर्ट इन 1990। तो यहाँ पे बताया गया कि जो पहला ऑफिशियल डॉक्यूमेंट था राइट टू एजुकेशन के ऊपर वो रामामूर्ति जी का डॉक्यूमेंट था, रिपोर्ट थी उनकी 1990 के अंदर आई थी। सोचिए फिर करते हैं डिस्कशन। चलिए, तो रिसेंटली एक पिटिशन डाली गई थी और उसमें कहा गया था कि जो इकोनॉमिक एंड वीकर सेक्शन है EWS जो है उनके लिए 8वीं से 12वीं की जो शिक्षा है वो भी यहाँ पर राइट टू एजुकेशन के अंदर कवर होनी चाहिए। मतलब राइट टू एजुकेशन के अंदर कवर करने का क्या मतलब है कि ये उनका फंडामेंटल राइट बन जाता है। किसके अंदर आता है? आर्टिकल 21A, मत भूलिएगा अभी। ठीक है,
तो राइट टू एजुकेशन के अंदर डाल देना चाहिए। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद सरकार की ये बेसिकली एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि उनको फ्री एजुकेशन 8वीं से 12वीं तक इकोनॉमिक एंड वीकर सेक्शन को प्रोवाइड करनी पड़ेगी, जो कि अभी तक नहीं करी जा रही थी। तो ये जो पिटीशन फाइल करी गई थी, दिल्ली हाई कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को कहा कि आप इस पिटीशन का रिस्पॉन्स तो करो, इसके ऊपर कोई ना कोई अपना जो भी आप बताना चाहते हैं वो डिसाइड तो करो। तो ये जो चीज़ है न्यूज़ में थी हमारे लिए, ये जो एरिया है ये मेंस के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, लेकिन क्वेश्चन प्रीलिम्स के अंदर कैसे बन सकता है वो मैंने यहाँ पे बताया है। द फर्स्ट ऑफिशियल डॉक्यूमेंट ऑन राइट टू एजुकेशन वाज द राममूर्ति कमेटी रिपोर्ट, जो कि 1990 में आई थी, और 1993 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने लैंडमार्क जजमेंट कौन सी थी, उन्नी कृष्णन जेपी वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश एंड अदर्स के अंदर हेल्ड किया था, मतलब डिसाइड किया था कि एजुकेशन इज अ फंडामेंटल राइट, जो कि आर्टिकल 21 से फ्लो करता है, आर्टिकल 21 से निकलता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तपस मजूमदार कमेटी 1999 में आई थी, नाम इसलिए बता रहा हूं क्योंकि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। राममूर्ति कमेटी रिपोर्ट 1990, तपस मजूमदार कमेटी 1999। इट वाज सेटअप विच एनकम्पास्ड इंसर्शन ऑफ आर्टिकल 21A, तो उन्होंने 21A के पीछे जो योगदान दिया था वो बताया गया है। और इसके बाद क्या कोई मुझे बता सकता है कि कौन सी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आई थी 2002 के अंदर जिसके थ्रू राइट टू एजुकेशन एज ए फंडामेंटल राइट पार्ट 3 के अंदर इंसर्ट किया गया था? क्या मुझे कोई उस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का नंबर बता सकता है? देखिए, ये सारी चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, और यही सारी चीज़ें मैंने आपकी जो हमारी 100 डेज की सीरीज़ है, 200 डेज की सीरीज़ है, 500 डेज की सीरीज़ है, वहाँ पे आपको काफ़ी अच्छे से पढ़ा है। इसी वजह से मैंने कहा कि अगर आप ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते तो उन कोर्सेज के अंदर एनरोल कर लीजिएगा, और अगर आप रिवीजन करना चाहते हैं, आपके पास टाइम ही टाइम है, फिर भी एक अच्छे से रिवीजन करना चाहते हैं इंपॉर्टेंट एरियाज का, तब भी आप उन कोर्सेज के अंदर एनरोल कर सकते हैं। यहाँ पे फिलहाल आप मुझे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो है, क्योंकि आप में से काफ़ी सारे लोगों ने एनरोल किया हुआ है, वो तो डेफिनेटली बताएंगे ही बताएंगे, तो मुझे उस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का नंबर बताइएगा कि वो कौन सी अमेंडमेंट थी जिसके थ्रू इसे लाया गया था कमेंट सेक्शन के अंदर। उसके ऊपर मैंने आपको पूरी कहानी बताई थी उन कोर्सेज के अंदर कि किस तरीके से इसकी शुरुआत हुई थी, कैसे कैसे हमने इसको वेरियस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू इसे ऐड किया था, कौन कौन सी कमिटीज इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल थी। तो यहाँ पे भी मैंने आपको कुछ नाम बता दिए। तो पहली जो स्टेटमेंट है वो आपकी यहाँ पर करेक्ट हो जाती है, राइट। तो ये जो आपका पहला यहाँ पे ऑफिशियल डॉक्यूमेंट था, उसमें जो कमेटी रिपोर्ट है वो भी मैंने बता दिया। सेकंड, एजुकेशन जो है, आप बताएं क्या ये स्टेट का सब्जेक्ट है? क्या लगता है आपको? देखिए, एजुकेशन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से कॉन्करेंट लिस्ट में आती है, और कॉन्करेंट लिस्ट आप जानते हैं कि उसके ऊपर राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों का उसके ऊपर डोमिनेशन रहता है, दोनों को अपना अपना उसमें फीडबैक देने का मौका मिलता है। तो उसी तरीके से दोनों को यहाँ पे लेजिस्लेट करने का भी मौका मिलता है। तो एजुकेशन के ऊपर दोनों ही अपना अपना कंट्रीब्यूशन इसके अंदर दे सकते हैं। तो यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट हो जाती है। आंसर क्या हो जाएगा? ए विल बी योर करेक्ट आंसर, क्योंकि पहली स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है और आपको करेक्ट ही बताना था। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो है सीडब्ल्यूसी क्या है? सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन को लेकर है, और पूछा गया इसको लेकर बताएं इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है, कौन सा स्टेटमेंट यहां पर गलत है। 4 आपको स्टेटमेंट्स दिए हैं, आपको बताना है इनकरेक्ट इसमें से कौन सा है। चलिए, पहली स्टेटमेंट कहती है इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंदर आती है। सीडब्ल्यूसी हैज गिवन स्टेटस ऑफ शेड्यूल ए मिनी रत्न सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज। हो सकता है आप जानते हैं अलग अलग तरीके की मिनी रत्न महारत्ना कंपनीज होती हैं, अलग अलग शेड्यूल में है। सीडब्ल्यूसी ऑफर्स कंसल्टेंसी सर्विसेज ट्रेनिंग टू डिफरेंट एजेंसीज फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ वेयर हाउसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। तो यहाँ पे कंसल्टेंसी सर्विस ट्रेनिंग का काम भी इसके द्वारा किया जाता है। सीडब्ल्यूसी ऑपरेट्स मोर देन 400 वेयर हाउसेज अक्रॉस इंडिया विद स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ 10 मिलियन टन्स। तो यहाँ पे सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन की बात हो रही है। 4 स्टेटमेंट्स आपको दी हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा आपको इनकरेक्ट बतानी है, करेक्ट नहीं बतानी है। सोचिए, फिर करते हैं एक डिस्कशन इसके ऊपर, देखेंगे क्या आंसर हो सकता है। चलिए देखिए, सबसे पहले तो ध्यान रखिएगा जो भी स्टेटमेंट्स यहाँ पे सीडब्ल्यूसी सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन को लेकर दे रखी है वो करेक्ट है। 400 से ज़्यादा वेयर हाउसेज हैं, 10 मिलियन टन्स का स्टोरेज कैपेसिटी है, कंसल्टेंसी से लेकर ट्रेनिंग की सर्विसेज प्रोवाइड करी जाती है, शेड्यूल ए मिनी रत्न के अंदर आती है। तो ये 3 स्टेटमेंट तो ठीक होगी। इट मीन्स ए जो स्टेटमेंट होगी वो आपकी इनकरेक्ट होगी, क्योंकि सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन जो है ये क्या है? इज इट अ स्टैट्यूटरी बॉडी? सोचिए। सो यस, इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी, बट मिनिस्ट्री जो दी रखी है आपको वो गलत दी है, क्योंकि इट कम्स अंडर, कोई बता सकता है? मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर आती है। सो सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी विच वॉज एस्टैब्लिश्ड अंडर वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन एक्ट 1962 अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। ध्यान रखिएगा इसके बारे में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 6 पे जाने से पहले, दिस इज द सीरीज जिसके बारे में मैं आपको बता रहा था। यू कैन एनरोल इन दिस exam.netmoc.com पे जाकर आप इसमें वहां पे आप एनरोल इसके लिए कर सकते हैं, ठीक है।
अब स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि किसको सब्सक्राइब करना चाहिए। देखिए मैंने आपको सिंपली ये चीज़ बताई है, दोबारा बता देता हूँ। 2022 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो इसके लिए जाइएगा, ठीक है। लेकिन 2021 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आप 200 डेज की सीरीज को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आप 3 से 4 घंटे का टाइम दे सकते हैं। लेकिन अगर 3 से 4 घंटे का टाइम भी नहीं दे सकते, 2 घंटे का टाइम दे सकते हैं, तो आप 100 डेज वाली सीरीज को सब्सक्राइब करिएगा। दोनों के अंदर ही मोस्ट इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट जो हैं आपके सिलेबस को लेकर कवर किए हुए हैं, और आपके मिनिमम पॉसिबल टाइम में जो तैयारी करवानी है वो इसके अंदर आपकी कंप्लीट कराई जाएगी। इसके अंदर बेसिकली अगर आप रिवीजन के तौर पे प्रिपरेशन करना चाहते हैं, आपका ऑलरेडी सिलेबस कंप्लीट हो चुका है लेकिन उसको एक बार रिवाइज करना चाहते हैं जल्दी में, तो वो चीज़ आप यहाँ पे कर सकते हैं। एट द सेम टाइम अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं और पहले ज़्यादा अच्छे से पढ़ाई नहीं हुई है लेकिन दिन में 2 से 3 घंटे कमिट करने के लिए तैयार है, देखिए सब्सक्राइब तभी करिएगा जब आप दिन में 2 से 3 घंटे कमिट करने के लिए तैयार हो, क्योंकि वंस यू कमिट योर 2 आवर्स देन आपको यहाँ पर जो क्वालिटी वीडियोज हैं वो प्रोवाइड किए जाएंगे और उनको आपको रिलीजियसली फॉलो करना पड़ेगा विद जो क्विजेस इसके अंदर डेली बेसिस पे आपको दिए जाते हैं और जो मॉक टेस्ट आपको वीकली बेसिस पे दिए जाते हैं। रिलीजियसली उसको फॉलो करते हैं देन डेफिनेटली 60 to 70 मार्क्स का जो आपका ब्रैकेट होता है वो 110 तक लेके आया जा सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बात करता है विद रेफरेंस टू इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आपको बताना है इसको लेकर इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है, कौन सा कथन आपका गलत है। इट हैज बीन एस्टैब्लिश्ड अंडर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, तो जो ये साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर है इसको एमओडी के अंदर बनाया गया है एंड इट इज अ नोडल पॉइंट एट नेशनल लेवल इन फाइट अगेंस्ट साइबर क्राइम। तो साइबर क्राइम से लड़ने के लिए ये एक नोडल पॉइंट के तौर पर बनाया गया है और जाना भी चाहता है। सोचिए फिर करते हैं डिस्कशन। चलिए, इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन इफ IFF अ डिजिटल लिबर्टी ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने लिखा है मिनिस्ट्री ऑफ होम ऑफिस MHA दैट द साइबर क्राइम वॉलंटियर्स कॉन्सेप्ट विल लीड टू कल्चर ऑफ सर्वेलेंस एंड कॉन्स्टेंट सस्पिशन इन सोसाइटी क्रिएटिंग पोटेंशियल सोशल डिस्ट्रेस। तो यहाँ पे इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन जो है उसने MHA को यहाँ पे क्वेश्चन किया है, बट दैट कंट्रोवर्सी इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट, बट येस साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर जो है वो इंपॉर्टेंट हमारे लिए हो जाता है, ठीक है। सो यहाँ पे बात करी जाए, इट हैज बीन एस्टैब्लिश्ड अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स MHA के अंदर बनाया है, ना कि MOD के अंदर। पहली स्टेटमेंट आपकी गलत हो जाती है, बट येस सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। जो आपका इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर है ये एक नोडल पॉइंट के तौर पे काम करेगा नेशनल लेवल पे ताकि साइबर क्राइम से लड़ा जा सके, ठीक है। तो सेकंड स्टेटमेंट आपकी ठीक हो जाती है। देखिए अभी जो अगली आने वाली जो वॉर्स के बारे में बात करी जाती है वो यही कही जाती है कि आपकी वो वॉर्स जो होंगी ऑनलाइन लड़ी जाएंगी। क्यों? क्योंकि जब भी कोई कंट्री न्यूक्लियर वेपन को क्रिएट करने की कोशिश करती है तो वहां पर भी हैकिंग करके जो है उनकी फैसिलिटीज़ को बर्बाद कर दिया जाता है। एट द सेम टाइम आपने देखा होगा कि काफ़ी जगह पे जो वैक्सीन वगैरह बनाई जा रही थी, इवन यहाँ पर भी एक जगह पे एक लैब के अंदर जब वैक्सीन बनाई जा रही थी तो वहाँ पर भी हैकिंग करके उनके पूरे डेटा को डैमेज करने की कोशिश करी गई। तो जो एक कंट्री अब दूसरी कंट्री को न्यूक्लियर वेपन गिरा के डिस्ट्रॉय नहीं करती है बिकॉज दैट इज एनीवे प्रोहिबिटेड, लेकिन इस तरीके से साइबर क्राइम के माध्यम से एक कंट्री दूसरी कंट्री का जो डेटा है उसको चुराने की कोशिश करती है। एट द सेम टाइम दूसरी कंट्री के अंदर जो डेवलपमेंटल वर्क चल रहे होते हैं, चाहे वो वैक्सीन का डेवलपमेंट हो या फिर न्यूक्लियर के थ्रू आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना चाहते हैं उसकी बात हो, ये सब जो है इंटरनेट के माध्यम से अब हैकिंग के थ्रू दूसरी कंट्री को परेशान किया जाता है, ठीक है। हेंस उसको काउंटर करने के लिए, देखिए जैसे बैलिस्टिक मिसाइल को काउंटर करने के लिए हमारे पास एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम भी अवेलेबल है, उसी तरीके से जो हैकिंग होती है उसको काउंटर करने के लिए हमारे पास इस तरीके से एक सेंटर का होना भी जरूरी है। तो आंसर क्या होगा? आपको इनकरेक्ट बताना था, देयरफॉर आंसर इज ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 7, जो कि कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को लेकर है। पूछा गया किस रिवर का पार्ट है, ठीक है। रिसेंटली ऑन वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे अ लिस्ट ऑफ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट जो थे उनके बारे में न्यूज़ थी, और खासतौर पे एक पर्टिकुलर स्टेट के जो आपके बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स थे उनको लेकर तो कुछ ज़्यादा ही चर्चा करी जा रही थी, इसी वजह से कोरिंगा का जिक्र किया। सोचें फिर करते हैं डिस्कशन। चलिए, सो इट इज़ अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड एस्चुरी सिचुएटेड इन आंध्र प्रदेश एंड इट इज़ 18 किलोमीटर फ्रॉम द पोर्ट सिटी ऑफ काकीनाडा। और ये जो है आंसर हो जाएगा हमारा ए। किस रिवर का पार्ट है? गोदावरी का ही पार्ट हो जाता है। ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए मैप पे एक बार देख लीजिए, इसकी लोकेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आंध्र प्रदेश में लोकेट करता है एंड दिस इज द थिंग। यहाँ पे आपको कोरिंगा दिख रहा होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 जो है पूछ रहा है नेशनल साइबर सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी 2021 को लेकर कि कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, कौन सा कथन आपका सही है। इट एम्स टू इम्प्रूव साइबर अवेयरनेस एंड साइबर सिक्योरिटी थ्रू मोर स्ट्रिंजेंट ऑडिट्स। तो इसका एम क्या है, ऑब्जेक्टिव है कि किस तरीके से साइबर अवेयरनेस को आप इम्प्रूव कर सकते हैं, साइबर सिक्योरिटी को ऑडिट के थ्रू आप यहाँ पर बेहतर बना सकते हैं। द ऑफिस ऑफ नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेट्स एट द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स MHA के साथ ये कोऑर्डिनेट करता है। सोचिए इसके बारे में, फिर करते हैं डिस्कशन।
चलिए, नेशनल साइबर सिक्योरिटी स्ट्रेटजी 2020 जो है इसे फॉर्मुलेट किया जा रहा है बाय द ऑफिस ऑफ नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर एट द नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटेरिएट के अंदर। ठीक है, एक्सप्लेनेशन अगर मैं आपको इसकी दूं तो नंबर 1 जो स्टेटमेंट आपकी है, क्या इसमें साइबर अवेयरनेस को इंप्रूव किया जाएगा? देखिए कॉमन सेंसिकल वाली स्टेटमेंट है, तो यस इसमें इंप्रूव किया जाएगा साइबर अवेयरनेस को, साइबर सिक्योरिटी को, बेटर ऑडिट्स किए जाएंगे और इसके अंदर आपके जो ऑडिटर्स भी होंगे वो एम्पैनल्ड रहेंगे ताकि वो केयरफुल तरीके से जो वेरियस सिक्योरिटी फीचर्स है उनको देख सकें और क्या क्या इसके अंदर ज़रूरत है उसके बारे में भी सजेशंस अपनी दे पाएँ। द ऑफिस ऑफ नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर जो है वो एट द नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटेरिएट के साथ कोऑर्डिनेट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑफिस ऑफ नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर, तो ऑफिस ऑफ नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर लोकेट करता है। सोचिए फिर करते हैं डिस्कशन। तो यहाँ पे यस आपकी जो सेकंड स्टेटमेंट जो है वो जो है आपका इनकरेक्ट हो जाता है, बिकॉज ऑफिस ऑफ नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर एमएचए के अंदर कैसे हो सकता है? इट इज एट नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटेरिएट। तो सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट होने की वजह से आंसर आपका क्या होगा? ए विल बी योर करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 जो है एक रिपोर्ट को लेकर है, पूछा गया है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू फ्रीडम इन द वाइल्ड 2021 रिपोर्ट। तो ये जो रिपोर्ट है इसके बारे में पूछा है कि बताएं कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है इस रिपोर्ट को लेकर। पहली कहती है इट इज पब्लिश्ड बाय यूएसए बेस्ड ह्यूमन राइट वॉचडॉग फ्रीडम हाउस। तो ये किसके द्वारा लाई गई है? यूएसए का एक ह्यूमन राइट वॉचडॉग है जिसका नाम फ्रीडम हाउस है, उसके द्वारा इसे लाया गया है। हो सकता है इंडिया का जो स्टेटस है वो पार्टली फ्री से, पहले पार्टली फ्री था अब वो नॉट फ्री हो गया है। सोचिए क्या आंसर होगा, फिर करते हैं डिस्कशन। आपको इनकरेक्ट बताना है। चलिए सबसे पहले तो ध्यान रखिएगा बहुत बार इस तरीके की जो रिपोर्ट्स निकलती हैं वो आपका यूएसए का राइट बेस्ड ग्रुप हो सकता है, कहीं का कोई एनजीओ हो सकता है। सो यहाँ पे जो भी रिपोर्ट्स में दिया जाता है इंडिया की रैंकिंग अच्छी बताई जाती है, बुरी बताई जाती है, सभी को आप फेस वैल्यू पे मत दिया करिए क्योंकि रीजन इनके पीछे काफी सारे पॉलिटिकल भी होते हैं। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज कल को आपको आईएफएस भी ज्वाइन करना पड़ेगा, तो वहां पर आपको समझ में आना चाहिए कि इंटरनेशनल लेवल पे किस तरीके से चीजों को डील किया जाता है और कैसे एक दूसरी कंट्रीज के ऊपर प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश करी जाती है। तो कुछ यहाँ पर भी वही दिखाने की कोशिश करी गई है। इंडिया का जो स्टेटस है वो पहले फ्री हुआ करता था और अब वो पार्टली फ्री हो गया है। ठीक है, तो ये पार्टली फ्री टू नॉट फ्री नहीं हुआ है, इट वाज फ्री प्रीवियसली और अब उसे पार्टली फ्री कर दिया गया है। ठीक है, और वैसे देखा जाए ना ये ऑर्गेनाइजेशन थोड़ा ना बताएगी कि इंडिया के अंदर अगर हम फ्रीडम की बात करते हैं वो पहले फ्री था अब पार्टली फ्री हुआ है या पार्टली फ्री है या नॉट फ्री है, क्योंकि बहुत बार ये देखा गया है। देखिए मैं ये नहीं कह रहा कि सारी रिपोर्ट्स जो होती हैं वो पेड होती हैं, सारी रिपोर्ट्स के अंदर मैनिपुलेशन होता है, बट लार्जली ऐसा देखा गया है कि जो जिस कंट्री से वो रिपोर्ट निकल रही होती है, जो लोग उसको चला रहे होते हैं वो उसी तरीके से डेटा को प्रस्तुत करते हैं जैसे वो प्रस्तुत करना चाहते हैं। एंड यू नो कि जो स्टैट्स होता है, स्टैट्स के बारे में स्टैट्स की बुक अगर आपने पढ़ी होगी तो उसमें बताया ही होता है कि स्टैट्स को तो आप किसी भी तरीके से मैनिपुलेट करके प्रेजेंट कर सकते हो। क्या ये पब्लिश यूएसए के फ्रीडम हाउस के द्वारा करी जाती है? तो यस पहली स्टेप आपकी करेक्ट हो जाती है, लेकिन आपको इनकरेक्ट बताना था, सो आंसर आपका हो जाएगा बी। इसके अंदर पॉलिटिकल राइट इंडिकेटर्स सच एज इलेक्टोरल प्रोसेस, पॉलिटिकल प्लूरलिज्म, पार्टिसिपेशन, गवर्नमेंट फंक्शनिंग के बारे में बात करी गई है, सिविल लिबर्टीज के बारे में बात करी गई है, ये इंडिकेटर्स के तौर पे यूज करे गए हैं। फ्रीडम इन द वर्ल्ड 2021 रिपोर्ट जो है इसने इंडिया का स्टेटस डाउनग्रेड किया है और इसके पीछे हम टेलिंग यू देयर आर पॉलिटिकल रीजन ये डाउनग्रेड करने की कोशिश करी जा रही है, बिकॉज आप जानते हैं कि अभी हमारी कंट्री काफी ज्यादा अच्छे से इवन देखा था वी शेप रिकवरी के साथ कोविड के बाद 12 से अच्छा परफॉर्म कर रही है। हमारे यहाँ पे वैक्सीन बन रही है और एक नहीं दो वैक्सीन बन रही है, तो बहुत सारे लोग जो हैं इस चीज़ को पसंद नहीं कर रहे हैं। तो ये चीज़ें जो हैं ध्यान रखिएगा। पॉइंटिंग टू डिक्लाइन इन ग्लोबल डेमोक्रेसी, ये भी बताया गया कि पिछले 15 सालों में डेमोक्रेसी के अंदर डिक्लाइन आया है और इसको काउंटर करने के लिए आप कम से कम 10 फैक्ट्स बता सकते हैं, 10 ऐसे इश्यूज बता सकते हैं जो इस चीज को काउंटर करेगा। नेवरदलेस वो मेंस के लिए छोड़ेंगे, मेंस का जब हम डिस्कशन करेंगे तो एनालिसिस करेंगे। फिलहाल यहां पर आपको रिपोर्ट पता होनी चाहिए, कौन लेके आया वो पता होना चाहिए और इंडिया का स्टेटस जो है वो पता होना चाहिए। मोस्ट फ्री कंट्रीज की बात करें तो स्कोर ऑफ 100 के साथ फिनलैंड, नॉर्वे, स्वीडन जो है उनको यहाँ पे अच्छा स्कोर दिया गया और सबसे लेस स्कोर जो है वो तिब्बत को दिया गया है और सीरिया को दिया गया है। ठीक है, चलिए आज के लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 जो है, एक तरफ टाइगर रिजर्व्स हैं, दूसरी तरफ स्टेट्स है, लेफ्ट साइड में सरिस्का है, राइट साइड में क्या ये राजस्थान में है, बक्सा क्या वेस्ट बंगाल में है, इंद्रावती क्या छत्तीसगढ़ में है, नामधापा क्या अरुणाचल प्रदेश में है। तो ये आपका एक आप मान सकते हैं कि आपका ज्योग्राफी रिलेटेड क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, आपको करेक्टली मैच करना है। सोचें फिर करते हैं डिस्कशन। चलिए, तो सरिस्का जो है 1978-79 में टाइगर रिजर्व बनाया गया राजस्थान के अंदर, बक्सा 1982-83 में, वेस्ट बंगाल करेक्ट है, इंद्रावती 1982-83 अगेन छत्तीसगढ़ के अंदर, नामधापा भी इन द वेरी सेम ईयर। तो यहाँ पे चारों ही करेक्ट होने की वजह से आंसर क्या हो जाएगा? डी विल बी योर करेक्ट आंसर।
तो यहाँ पे आप जो वेरियस रिजर्व्स हैं उनको जरूर देख लीजिएगा, अलग अलग स्टेट्स के अंदर कौन कौन से आते हैं, जैसे यहाँ पे आपको नाम दापा दिख रहा है ऊपर अरुणाचल प्रदेश के अंदर। इस तरीके से पूरी जब भी देखेंगे तो एक नज़र जरूर मार लिया करिए। और वैसे मैंने आपको कहा है, आई एम नॉट श्योर कि आप से कितने लोगों ने अपने रूम के अंदर अपने मैप्स लगा लिए हैं, नहीं लगाए तो एक बार फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ उसे लगा लीजिएगा। 2 मिनट के अंदर रिवाइज करते हैं और फिर प्रीलिम्स मेंस और इंटरव्यू के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। चलिए रेडी हो जाइए आंसर करने के लिए, बिकॉज अभी आप ही लोगों को आंसर करने हैं यहाँ पे। जल्दी से मुझे सीआरसीएल के बारे में बताएं, इसका हेडक्वार्टर के बारे में डिस्कशन हुआ था, और जिस इससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें आपको याद है, जब भी कोई क्वेश्चन आपके सामने आता है तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि कमेंट सेक्शन के अंदर जितनी चीज़ें उससे रिलेट करती हुई या उससे एसोसिएटेड चीज़ें आपको याद है उसको कमेंट सेक्शन में टाइप करिएगा, क्योंकि जब आप कमेंट सेक्शन में टाइप करते हैं उसके लिए आपको रिकॉल करना पड़ता है, एंड रिकॉल इज द बेस्ट थिंग जो कि आप आज ये जो आखिरी दिन आपके सामने चल रहे हैं, आखिरी के 120 दिन के आसपास का टाइम आपके सामने है, इसमें आप इनको अच्छे से यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो सीआरसीएल की बात करते हैं तो यहाँ पे न्यू दिल्ली इज द करेक्ट आंसर। मैंने आपको बताया था यहाँ पे डब्ल्यूसीओ के बारे में भी, वर्ल्ड कस्टम्स ऑर्गेनाइजेशन में आरसीएल का जो स्टेटस है वो इसको दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा डब्ल्यूसीएल को लेकर ही था। डब्ल्यूसीएल क्या अपने आप में अकेली एजेंसी है जो कि कस्टम मैटर से डील करती है, येस और नो, इसके बारे में बताइएगा। इट इज एन इंडिपेंडेंट इंटरगवर्नमेंटल बॉडी, ये भी ध्यान रखिएगा। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है ये भी बताइए। इट इज इन ब्रसल्स बेल्जियम, अपने आप में अकेली है और कस्टम मैटर्स क्या डील करती है कि किस तरीके से कस्टम एडमिनिस्ट्रेशन को एफिशिएंट और इफेक्टिव बनाया जा सके। देन नेक्स्ट हमने डिस्कस किया था सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में, तो कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, कौन से स्टेट के अंदर है, दोनों बताइएगा। एंड यस, इट इज द पार्ट ऑफ सिमलीपाल कुल्दिया हथगढ़ एलिफेंट रिजर्व, जो कि मयूरभंज एलिफेंट रिजर्व के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे एक आग लग गई थी, इस वजह से न्यूज में था, और हो सकता है आपके एग्जाम के अंदर इसी वजह से इसे पूछ लिया जाए कि कहाँ पे लोकेट करता है, उड़ीसा मयूरभंज, ध्यान रखिएगा। फिर हमारा डिस्कशन नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर होता है राइट टू एजुकेशन, क्या ये स्टेट का सब्जेक्ट है या सेंटर का सब्जेक्ट है, ये मुझे आप बताइएगा। एंड यहाँ पे मैंने आपको बताया था राममूर्ति कमेटी रिपोर्ट 1990 के बारे में, और ये अपने आप में ऑफिशियल पहला डॉक्यूमेंट था राइट टू एजुकेशन को लेकर। मैंने आपको यहाँ पे उन्नी कृष्ण जेपी वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश का केस भी बताया था, साथ ही साथ मैंने आपसे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट पूछी थी जिसके अंदर राइट टू एजुकेशन को 21A के अंदर इंसर्ट किया गया। यहाँ पे हाईकोर्ट, दिल्ली हाईकोर्ट ने सेंटर से एक क्वेश्चन पूछा था फ्री एजुकेशन को लेकर, जो कि इकोनॉमी एंड वीकर सेक्शन को दी जाने वाली थी क्लास 8 से क्लास 12 को लेकर। ठीक है, इट इज अ कॉन्करेंट सब्जेक्ट, ये चीज भी आप ध्यान रखिएगा, एजुकेशन के बारे में हमने पढ़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 के लिए, क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं हमने क्या डिस्कस किया था और मैं क्या आपसे यहाँ पे पूछने वाला हूँ। तो सीडब्ल्यूसी के बारे में जल्दी से बताएं, क्या ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, यस या फिर नो, और कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आती है ये भी बताइएगा। ये शेड्यूल ए मिनीरत्ना कंपनी है। एट द सेम टाइम सर्विसेज कंसल्टेंसी की हो या ट्रेनिंग हो, सब कुछ दिया जाता है। 400 से ज़्यादा वेयर हाउसेज है, 10 मिलियन टन की कैपेसिटी है। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि किसके अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर आती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में मैंने आपसे कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ें जो थी वो पूछी थी। यहाँ पे आप आंसर करिएगा कि हमारा जो साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर है उसको लेकर मैंने वैसे आपसे 2 स्टेटमेंट पूछी थी, मुझे आप यहाँ पे मिनिस्ट्री बता दीजिएगा, बिकॉज दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। नोडल पॉइंट के तौर पे काम करेगा, बिल्कुल ठीक है। और यहाँ पे आईएफएफ जो है उसने एमएचए को यहाँ पे बेसिकली लिख के एक अपना जो क्वेश्चन है वो भेजा है और उससे पूछा है कि क्या इससे सर्वेलेंस का कल्चर होगा या नहीं होगा। वो चीज़ें मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, बट यहाँ पर यस, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इज द करेक्ट आंसर। देन कोरिंगा के बारे में थे, कोरिंगा रिवर एसोसिएट कौन सी करती है, गोदावरी, आंध्र प्रदेश में। मैंने आपको इसकी लोकेशन जो है वो भी बताई थी, न्यूज़ में था अभी काफ़ी, दैट्स व्हाई दिस क्वेश्चन वाज फॉर्म्ड। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर लेट्स सी, हमने यहाँ पे स्ट्रैटेजी के बारे में देखा था, साइबर सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी को लेकर। तो इट एम्स टू इंप्रूव साइबर अवेयरनेस बढ़ाने की बात करी गई, और इसका जो आपका कोऑर्डिनेटर है कहाँ पे, एमएचए के अंदर नहीं, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटेरिएट के अंदर। ये चीज़ भी आप ध्यान रखिएगा। एम है अवेयरनेस फैलाना और साइबर सिक्योरिटी के अंदर जो आपके ऑडिट्स होते हैं उसको भी इंप्रूव करना। देन क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर यहाँ पे रिपोर्ट जो थी बताएं किसके द्वारा लाई गई है। यहाँ पे इंडिया का जो स्टेटस है उसे डाउनग्रेड किया गया, और आज का हमारा मेंस का क्वेश्चन भी इसी के ऊपर है। पहले हमारा जो स्टेटस था वो फ्री हुआ करता था और अभी वो पार्टली फ्री कर दिया गया है, मतलब एक गिरावट इसके अंदर देखी गई है। इट इज़ पब्लिश बाय यूएसए बेस्ड ह्यूमन राइट वॉचडॉग, जिसका नाम फ्रीडम हाउस है, बिल्कुल ठीक है। और लास्ट में हमारा जो 10th क्वेश्चन है वो किस चीज़ को लेकर है, द 10th क्वेश्चन इज अबाउट कि स्टेट और उसके कंसर्निंग टाइगर रिजर्व्स के बारे में बताएं। चारों यहाँ पर हमने देखे थे, सरिस्का राजस्थान में है, बक्सा वेस्ट बंगाल में है, इंद्रावती छत्तीसगढ़ में है, नामदाफा अरुणाचल प्रदेश के अंदर है। मैंने आपको ये मैप भी दिखाया था विच इज़ क्वाइट इंपॉर्टेंट। और आप मुझे बताइएगा जो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ वो इसी चीज़ को लेकर है कि आपका वाल्मीकि टाइगर रिजर्व
कहाँ पर लोकेट करता है, ठीक है, किस राज्य के अंदर है, ये मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मेंस के अंदर आप क्वेश्चन का आंसर करिएगा। मैनी इंटरनेशनल रिपोर्ट्स ट्राई टू डिफेम इंडिया डाउनग्रेडिंग आर रैंकिंग फॉर देयर अल्टीरियर मोटिव्स। तो काफी सारी इंटरनेशनल रिपोर्ट्स निकाली जाती हैं, चाहे एनजीओ के द्वारा हो, स्टेट स्पॉन्सर्ड एजेंसीज के द्वारा हो, जिसमें इंडिया को नीचे दिखाने की कोशिश करी जाती है, चाहे वो इकोनॉमिकली हो या फिर हमारी डेमोक्रेसी को क्वेश्चन किया जाता है, ताकि एक नेगेटिव एटमॉस्फेयर हमारी कंट्री के अंदर क्रिएट किया जा सके और पूरी दुनिया के आगे हमारी इमेज जो है उसे खराब किया जा सके। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि देखिए आगे चल के नोट एट द वेरी इनिशियल स्टेज, लेकिन जब आप पॉलिसी मेकिंग में जाएंगे, जब एक सीनियर सिविल सर्वेंट बन जाएंगे, तो इसी तरीके की प्रॉब्लम्स जो है उसके सॉल्यूशंस आपको पॉलिटिकल क्लास को देने पड़ेंगे। तो अभी से ही उसकी तैयारी करके चलेंगे तो तब तक एक अच्छा माइंड डेवलप कर पाएंगे और अच्छे फीडबैक जो है वो आप सरकार को दे पाएंगे। चलिए, और यहाँ पे इंटरव्यू के अंदर क्वेश्चन मैं आपसे पूछने वाला हूँ। सन जू करके एक डॉक्टर ने, सन जू के ऊपर एक बुक भी लिखी गई है। आई थिंक आई रेड इट अराउंड कपल ऑफ ईयर्स बैक, 1-2 साल पहले। काफ़ी छोटी बुक है, ज़्यादा बड़ी नहीं है, 100-150 पेज की। मैंने पढ़ी थी, काफ़ी अच्छी बुक है वैसे तो। लेकिन सन जू डॉक्ट्रिन जो है इस बुक के अंदर ही मेंशन किया गया, चाइना इसको फॉलो करता है, ठीक है। तो ये क्या है, ये आपको बताना है। सन जू का जो डॉक्ट्रिन है वो चाइना के द्वारा फॉलो किया जाता है। ये क्या है, एक लाइन में आप बता दीजिएगा। दिस इज द इंटरव्यू क्वेश्चन, क्योंकि आप जानते हैं इंटरव्यू के अंदर आर्मी से, डिफेंस से भी एक इंडिविजुअल हो सकते हैं, एक पैनलिस्ट हो सकते हैं, और वो आपसे इस तरीके का क्वेश्चन पूछ सकते हैं। वहां पर अगर नहीं पता होगा तो देखिए बहुत बड़ी बात नहीं हो जाती, नहीं भी पता तो कोई बात नहीं, क्योंकि इट्स नॉट दैट ईजी थिंग, हर किसी को नहीं पता होता है। लेकिन अगर पता है तो एक अच्छा बहुत ज़्यादा इंप्रेशन पड़ेगा, क्योंकि वहां पर उनको पता है कि ये तो डिफेंस वालों को पता होता है, लेकिन एक सिविल सर्वेंट को भी जब इसके बारे में पता है तो आपकी एक काफ़ी अच्छी इमेज जो है वो क्रिएट हो जाती है। चलिए, नहीं भी पता तो गूगल करके भी इसे बता सकते हैं। सेकंड चैनल जो है इसके ऊपर का एक वीडियो डाला था, उसे प्लीज़ देख लीजिएगा। इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज थे उसके अंदर, एंड दीज आर द टेलीग्राम चैनल जिसके ऊपर आप अपने मेंस के और इंटरव्यू के जो आंसर्स हैं उसे सबमिट कर सकते हैं। लास्ट टाइम के जो हमारे विनर हैं जिन्होंने करेक्ट आंसर दिया था वो है सोहित कुमार। सो कॉन्ग्रेचुलेशन सोहित। और अब अपने मार्क्स को जल्दी से कॉमेंट सेक्शन के अंदर लिखें, कितना कितना किसने स्कोर किया है, 10 on 10 किसने स्कोर किया है, एक्सीलेंट ब्रैकेट के अंदर कौन है। नेक्स्ट टाइम जब देखेंगे तो अपने नोट्स जरूर बना लीजिएगा, सेकंड या थर्ड टाइम जब देखते हैं तो। और जिनका स्कोर कम है, 6 अच्छे से कम है, उनको इसे दोबारा से देखना है और कोशिश करें कि विद इन 1 आवर दोबारा से इसे देख लीजिएगा। और जिनका स्कोर 6 अच्छे से ज़्यादा है वो एक दिन में 24 आवर्स में एक बार इसे रिवाइज जरूर करिएगा, और तब अपने नोट्स भी आप लोग बना सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, आई विल सी यू वेरी सून।